इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस चैप्टर के सीरीज ऑफ लेक्चर के साथ हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और अब तक मैं समझता हूँ हमारे 3 लेक्चर इसमें हो चुके हैं। जस्ट वेरी बिगिनिंग पार्ट हमने इसमें कवर किया। तो ओवरऑल जो इन तीनों लेक्चर में हमने कवर किया उसको एक सिंगल इक्वेशन से अगर हम बताना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जिस किसी सिस्टम में हमने फ्लक्स का चेंज किया तो वहां पे हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा जो लिखा जा सकता है d phi by dt, where phi is the change, phi is the flux at that given condition, that can be written as NAB cos of theta. ये जो स्टेटमेंट है ये फैराडेज लॉ का है। प्रीवियस लेक्चर में हमने लेंजेस लॉ पर बात की, जिसमें या लेंजेस लॉ के लिए फैराडेज लॉ में एक हल्का सा करेक्शन करना है। क्या लगाना है अपने यहाँ पे? माइनस। ठीक है ना? तो ये हो गया कंप्लीट फैराडेज लॉ, d phi by dt, लेंजेस लॉ माइनस d phi by dt। गेटिंग इट? अब इसमें जितनी भी चीजें हमने सीखी हैं, चाहे वो फैराडेज लॉ हो या उससे रिलेटेड कैलकुलेशंस हो, न्यूमेरिकल्स हो या इवन लेंजेस लॉ हो, ये जो सारा मामला है ये हमने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करने के बाद ऑब्टेन किया है। आमतौर पर क्या होता है किसी भी साइंटिफिक डिस्कवरी में, इन जनरल हम एक थ्योरेटिकल मॉडल पहले प्रेजेंट करते हैं और फिर उसके बाद उसे प्रैक्टिकली प्रूव करने की कोशिश करते हैं। वेरी बेस्ट एग्जांपल वी कैन टेक द इंटरफेरेंस फेनोमेना, इवन द फेनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन। पहले हमने थियरी बताई कि ऐसा होना चाहिए और फिर उसका प्रैक्टिकल करना काफी मुश्किल था। बहुत सारे एफर्ट्स के बाद यंग्स एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम उसको पहली बार प्रूव कर पाते हैं इंटरफेरेंस को। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला मामला है ना, ये बिल्कुल रिवर्स है। हमें जो भी रिजल्ट्स मिल रहे हैं ये सीधे प्रैक्टिकली मिल रहे हैं, चाहे वो आप फैराडेज लॉ के रेफरेंस में बात करें या लेंजेस लॉ के रेफरेंस में बात करें। ठीक है? इनफैक्ट अब हमारा काम उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया। हमें ये करना है कि जो प्रैक्टिकली हमें मिल रहा है, ऑब्टेन्ड हो रहा है, हम उसे थ्योरेटिकली प्रूव करें। दैट्स द केस। माइक ऑफ करें। माइक ऑन रह गया, देखें प्लीज। यस, शेख, माइक शेक कौन है? देखो, माइक ऑफ करो। माइक ऑफ रखें बेटा प्लीज। सभी अपना माइक चेक करें, किसी का माइक ऑन नहीं चाहिए। सो आई वॉज ऑन अ पॉइंट कि हम यहाँ पे रिवर्स जा रहे हैं। रिजल्ट्स हमारे पास पहले से हैं कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, करंट कैसे आएगा, कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, कितना करंट आएगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उस करंट के, और फ्लक्स कैसे चेंज हम कर सकते हैं। सो एवरीथिंग वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इन अ प्रैक्टिकल मैनर। एक्सपेरिमेंटल लेवल पे वो सारी चीजें रेडी हैं, बट वी डोंट हैव एनी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन कि ये थ्योरी में कैसे प्रूव किया जा सकता है। तो आज की इस क्लास में हम सबसे पहले ये जो कंबाइन लॉ है फैराडे और लेंजेस दोनों का मिला के, क्योंकि यहाँ पे E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी भी आ रहा है और माइनस भी आ रहा है, इस चीज को हम एक थ्योरेटिकल प्रूफ देंगे। अब ये चीज हमारे लिए थियोरी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट और काफी मीनिंगफुल हो जाती है, बिकॉज थियोरी में तो यही पूछेगा वो कि ऑब्टेन्ड और प्रूफ और रिलेशन E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो इसे कैसे करें, क्या तरीका होगा इसको फिगर आउट करने का? तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऐसे सोचेंगे कि हमारे पास किसी एक स्पेस में, किसी एक जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है विच इज डायरेक्टेड इनवर्ड्स। तो उस इनवर्ड डायरेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये क्रॉस की साइंस में लगा रहा हूं। आप जानते हैं क्रॉस जब हम लगाते हैं तो वो प्लेन को परपेंडिकुलर और इनवर्ड डायरेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड माना जाता है। इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक कॉइल को रखा, या आप कह सकते हैं कि एक फ्रेम, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम हमने रखा, और इंटेंशनली हमने इसे ऐसा रखा कि कुछ पोर्शन इसका बाहर की तरफ है और कुछ पोर्शन अंदर की तरफ है, लाइक दिस। लेट्स से कि जो पोर्शन अंदर की तरफ है, ये मैं थोड़ा सा इसको थिक करता हूं,
इसकी लेंथ हम मान लेते हैं कि x है, और ये जो इसकी साइड लेंथ है ये हम मान के चलते हैं कि L है, ठीक है। So L is the side length, even I can just show it here, and x is that length, that breadth you may say, which is coming within the magnetic field. अब अच्छा खासा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। प्लेन ऑफ द कॉइल के हिसाब से हम चेक करें इसको, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन ऑफ द कॉइल के अंदर परपेंडिकुलर जा रहा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वी आर गेटिंग अ गुड वैल्यू ऑफ फ्लक्स हियर, है ना, एक अच्छी अमाउंट में हमको यहाँ पे फ्लक्स मिलता हुआ नजर आता है। आगे बेटा बात समझ में। तो सबसे पहली स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप 1, इसमें कितना फ्लक्स डेवलप होता है वो निकालेंगे। वो जो आपको याद है कि फ्लक्स जब हम कैलकुलेट करते हैं फाई, तो वो होता है एन ए बी कॉस ऑफ थीटा। अब यहां पे तो हमने एक सिंगल फ्रेम रखा हुआ है कॉइल का, तो एन तो 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद आप चेक करेंगे ना, तो थीटा भी 0 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि जिस तरीके से ये फ्रेम रखा गया है उस हिसाब से इसका एरिया वेक्टर भी अंदर की तरफ जाएगा, बिकॉज एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ द कॉइल, प्लेन ऑफ द एरिया। तो एरिया वेक्टर भी अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो इनवर्ड्स, सो एंगल थीटा इज 0। सो इफ वी जस्ट गो बाय राइटिंग अ फ्लक्स इन सच सिचुएशन, तो हमारा तो आंसर हो जाएगा b इंटू ए, करेक्ट है, बिकॉज n तो 1 हो गया, cos 0 भी 1 हो जाएगा। बट इन करंट सिचुएशन, इस सिचुएशन में अगर आपने a लिखा तो वो a हो जाएगा बच्चों l इंटू एक्स। क्या कहते हो ज्योमेट्रिकली, l इंटू एक्स ज्योमेट्रिकली अगर देखा जाए तो। अब हमारे पास लेट्स इमेजिन कि ये कोई एक्सप्लेनेशन या कोई इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फैराडेज लॉ नहीं है। वी आर नॉट फॉलोइंग द फैराडेज लॉ, वी आर जस्ट डूइंग जनरल कैलकुलेशंस। हम फैराडेज लॉ के लिए ये काम नहीं कर रहे हैं, हम तो ऐसे ही फ्लक्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं। फिर अब हमने क्या किया कि इस कॉइल को बाहर की तरफ ड्रैग करना शुरू किया, v, एक वेलोसिटी हमने इसको बाहर की तरफ दे दी, इट इज गिविंग अ वेलोसिटी आउटवर्ड, वी स्टार्टेड पुलिंग दिस कॉइल आउट। अच्छा, जैसे ही हमने इस कॉइल को बाहर की तरफ खींचना शुरू किया, तो हम ये देखेंगे कि ये हिस्सा जो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है ये रिड्यूस होने लगेगा, है ना, क्योंकि अभी जो पोर्शन कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है वो इतना सारा पोर्शन है, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, मतलब ठीक है। लेकिन जब मैं इस कॉइल को बाहर खींचता हूं तो ये कॉइल ऐसे बाहर ड्रैग होने लगेगी, तो जो पोर्शन कॉइल का, जो एरिया कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड में आता है वो रिड्यूस हो जाएगा। और अगर वो रिड्यूस होता है तो एरिया रिड्यूस हो जाएगा, एरिया रिड्यूस होने से करस्पॉन्डिंग फ्लक्स कम हो जाएगा, ठीक है। सो इफ यू स्टार्ट पुलिंग दिस कॉइल आउट, अल्टीमेटली हमारा क्लेम ये होगा कि यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो जाएगा। ओके, लेट मी राइट दिस सिचुएशन। इफ यू पुल द coil out with certain velocity, of course, we find phi changes. अब हम यहाँ पे ऐसा कोई क्लेम नहीं करेंगे कि फाई चेंज होने की वजह से ईएमएफ आ रहा है, नो, तो हमें पता ही नहीं है, हम ऐसे मान के चलेंगे कि ईएमएफ आ रहा है, ये वो तो कुछ कंसिडरेशन ही नहीं करेंगे। हम बोलेंगे भाई सिर्फ फ्लक्स चेंज हो रहा है, दैट्स इट, वी आर नॉट गेटिंग इन्वॉल्व इन गेटिंग मेकिंग अ कमेंट ऑन फैराडेज लॉ, वो तो हमें थ्योरेटिकली अभी प्रूफ करना है। तो बस हम ये बोलेंगे कि फाई चेंज हो रहा है। तो बच्चों अगर फाई के चेंज होने को हम टाइम रेट के साथ बताएं, क्योंकि हमने तो यहाँ पे वेलोसिटी ले रखी है ना, कुछ वेलोसिटी से हम खींचेंगे तो कॉइल का जो एरिया है वो भी कुछ वेलोसिटी से बाहर आएगा, तो टाइम रेट के साथ ये फाई चेंज हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं डी फाई बाई डी टी, दैट इज चेंज ऑफ फ्लक्स। सो बच्चों ये हो जाएगा डी बाई डी टी बी एल एक्स। अब देखो, आप इस कॉइल को चाहे पूरा बाहर खींचो या थोड़ा, या जैसे भी, आपने बी तो नहीं चेंज किया ना, आपने फिर ये जो लेंथ है इसको भी आपने चेंज नहीं की। द ओनली फैक्टर विच इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ पुलिंग द कॉइल आउट इज एक्स।
So we will be differentiating this whole term only for x. ठीक है, अब बेटा आप इसमें सोचो कि dx by dt आप करते हो, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि यहां से यहां तक की जो लेंथ है ना, ये डिस्टेंस टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है, यही ये टर्म हो गया dx by dt। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए फिलहाल इसको, तो ये क्या कहलाता है, ये तो स्पीड या वेलोसिटी कहलाएगा। तो हमें इसका एक कंक्लूडिंग पॉइंट क्या मिलता है कि डी फाई बाई डी टी नाउ कैन बी रिटन एज BLV एंड वी विल जस्ट कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। बट हम यहां पे कोई कमेंट नहीं करेंगे कि ये डी फाई बाई डी टी ई है, नो, वी विल नॉट कमेंट एट ऑल, नो कमेंट। हम इसको फौरन ई फिलहाल नहीं बोलेंगे, ये तो बस हमारा जनरल कैलकुलेशन हो गया जो हमें वहां पे दिख रहा है। तो पहली स्टेप इसकी क्लियर हो गई बच्चों, ठीक है। अब आते हैं इसकी सेकंड स्टेप पे, ध्यान से सुनना। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड स्टेप। मैंने इसको 3 स्टेप में डिवाइड कर रखा है, बड़ा आसान सा डेरिवेशन है। पहली स्टेप में फ्लक्स निकाला, फ्लक्स का चेंज निकाला, क्लियर हो गई बात। अब आते हैं बच्चों इसकी सेकंड स्टेप पे। अब सेकंड स्टेप पे हम ये कमेंट करेंगे कि जब ये कॉइल इस तरीके से बाहर खींचा जा रहा है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे इस कॉइल के ऊपर फॉल कर रहा है, ये रिड्यूस हो जाएगा, तो फ्लक्स रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों जैसे ही फ्लक्स रिड्यूस होता है, तो वी मे थिंक कि यहां पर ईएमएफ का इंडक्शन होगा। फैराडेज लॉ को एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, और अगर ईएमएफ का इंडक्शन हुआ तो इसमें फिर करंट आएगा। तो उस करंट को क्या करना पड़ेगा, वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड बनाना है जैसा यहां पहले से है, क्योंकि वो रिड्यूस हो रहा है, लेंजेस लॉ। तो फैराडेज लॉ के हिसाब से फ्लक्स आया, सॉरी, फ्लक्स के चेंज की वजह से ईएमएफ का इंडक्शन हुआ, ईएमएफ का इंडक्शन ने करंट को इंड्यूस किया, करंट आने के बाद सवाल करेगा मैं क्यों आया। कल का लेक्चर आप रिवाइज करो पूरा, तो उसे पता चलेगा कि वो इसलिए आता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो रहा है। कॉज ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड का रिडक्शन है, क्योंकि कॉइल बाहर जा रहा है। तो वो क्या करेगा, उस रिडक्शन को कंपेंसेट करने के लिए वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जैसा यहाँ पे पहले से है। तो एक ऐसा करंट इसमें फ्लो करेगा जो अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन करें कि अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज चलना चाहिए या क्लॉकवाइज चलना चाहिए। क्लॉकवाइज करंट चलना चाहिए, अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड जाएगा ना फिर। तो सडनली इसमें ना एक करंट फ्लो होने शुरू हो जाएगा। तो ये करंट फ्लो होना शुरू हो गया, लाइक दिस। नाउ दिस करंट आई मे क्लेम इज आई। ओके, बात क्लियर हो गई बच्चों। अब सोचने वाली बात है कि जैसे ही ये करंट फ्लो होता है, अच्छा हम इसको इंड्यूस करंट है ना, तो हम इसको स्मॉल आई भी बोलते हैं, मतलब टर्मिनोलॉजिकल जो उसका लेबलिंग है वो अक्सर हम स्मॉल आई करते हैं। अब बेटा जैसे ही इसमें करंट फ्लो होने लगता है, तो ये तो अब अपने आप में करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड बन गया, और एक करंट कैरिंग कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें फोर्स आता है। तो इस सेगमेंट पे बेटा अगर मैं फोर्स निकालता हूं, तो लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से चेक करो, करंट की डायरेक्शन वगैरह को ध्यान में रखते हुए FBI का रूल प्रॉपरली लगाओ, तो आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यू मे श्योरली क्लेम कि इस पे जो फोर्स आ रहा होगा वो इस डायरेक्शन में आ रहा होगा। देखो, सोचो सोचो, करेक्ट है, एकदम पक्का। अच्छा, इस ऊपर के सेगमेंट में फोर्स कौन सी डायरेक्शन में आएगा, अपवर्ड आएगा। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा लो बेटा ठीक से, लेट्स से कि ये ऐसे, और ये नीचे के सेगमेंट में फोर्स कैसे आएगा, ऐसे आएगा। अब होगा ये कि ये अपर फोर्स और लोअर फोर्स तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसका कोई काम नहीं बचता है, सिर्फ बचेगा ये वाला फोर्स। अब आप यहां पे सोचो कि नेचर कितना जबरदस्त है, कुदरत कितनी मतलब बेहतरीन तरीके से काम करती है। आपने इस कॉइल को बाहर खींचा था, फोर्स देखो उसको रुका रहा है,
देखो ना, फोर्स ऐसे आया कि कॉइल के मोशन को वो रोक रहा है। ये लेंजेस लॉ का ही तो कॉन्सिक्वेंस है। यस। लेंजेस लॉ यही तो कहता है कि वो इंड्यूस्ड करंट हर उस कॉज को खत्म करेगा, हर उस कॉज को अपोज करेगा जिसकी वजह से फ्लक्स का चेंज हो रहा है। तो यहाँ फ्लक्स का चेंज होना इस कॉइल को बाहर खींचने की वजह से था, तो वो सारा मामला हो गया, करंट आ गया, सब कुछ हो गया, और एक ऐसा फोर्स उसकी वजह से जनरेट हुआ जो कॉइल के बाहर खींचने को अपोज कर रहा है ना मजेदार बात। तो उसी लिए ये माइनस यहाँ पे लगाते हैं हम। गेटिंग इट? अब उसके आप एक्सप्लेनेशन किसी भी कितने भी तरीके से दें, बट द कंक्लूडिंग पॉइंट इज दैट कि जो करंट इंड्यूस होता है वो करंट हमेशा फ्लक्स के चेंज को किल करता है, फ्लक्स के चेंज को खत्म करता है, फ्लक्स के चेंज को जो है पूरी तरीके से नलीफाई करने की कोशिश करता है। मानो जैसे, मैं तो हमेशा सरप्राइज कर जाता हूं इतना सिचुएशन पर, मानो जैसे इस करंट को दिमाग है, उसको सब कुछ दिखता है, उसको सब कुछ समझता है, वो इतना चालाकी से बिहेव करता है कि उसको हर चीज पता है मानो जैसे। अब देखो ना, उसने ये भी जज कर लिया कि ये कॉइल बाहर खींचा जा रहा है और मुझे फोर्स इधर बनाना है, और उसे ये भी पता है कि मैं इसे कैसे रोकूंगा। आ रही है बच्चों बात समझ में? यस। तो ये काफी तारीफ के काबिल है। एनी हाउ, अब हम इसमें कहेंगे कि फोर्स आ गया। तो बच्चों ये फोर्स अगर हम लिखते हैं तो हम इसे ऐसे लिख पाएंगे ना, आई एल बी साइन थीटा। अब फिलहाल सब कुछ परपेंडिकुलर चल रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमने अभी अभी तो लेफ्ट हैंड रूल लगाया था, लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स आपस में सब कुछ परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हमारा ये क्लेम रहेगा कि थीटा इस सिचुएशन में 90 डिग्री है। फोर्स का आर्टिकल याद है ना बेटा आपको? नहीं तो उसमें परेशान हो जाएंगे फिर आप। यस। तो बच्चों ये फोर्स हो जाएगा आई एल बी या आई बी एल, वट एवर यू यूजुअली राइट। अब इस फोर्स को अगर हम सरेंडर हो जाते हैं, अब फोर्स आ गया बोलकर हम खामोश बैठे हैं, तो ये कॉइल का बाहर जाना थोड़ी देर के बाद अचानक से रुक जाएगा। ब्रेकिंग मैकेनिज्म हो गया ना ये। तो कॉइल फिर बाहर नहीं जा पाएगी। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम लगातार इसको बाहर खींचते रहें ताकि ये ईएमएफ इसी तरीके से बनता रहे। तो फिर हमको भी क्या करना पड़ेगा? हमको भी यहाँ पे एक फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि हम इस वेलोसिटी को मेंटेन कर पाए। और ये हमारा लगाया गया फोर्स कम से कम हमें उतना लगाना पड़ेगा जितना ये इलेक्ट्रिक इंडक्शन की वजह से आ रहा है। समझ आई बात? अगर हमने ये फोर्स मेंटेन नहीं किया, हमने ये एडिशनल फोर्स नहीं लगाया, तो ये फोर्स क्या करेगा? इस कॉइल के मोशन को विद इन 1 और 2 सेकंड रोक देगा। फिर वो बाहर ही नहीं आएगा, फिर बात खत्म, सारा ईएमएफ डेड, एवरीथिंग ब्लॉक्ड, करंट गायब, सब कुछ जैसा था वैसे रुक जाएगा एकदम। तो हमने भी रियलाइज करना है कि अरे ये रोक रहा है, तो हम इसको उठा के बाहर खींचेंगे, और ज्यादा बाहर खींचेंगे, और इस पे फोर्स लगाएंगे ताकि हमारा ये फोर्स क्या करे, इस इलेक्ट्रिक फोर्स को, या ये जो फोर्स बन रहा है ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट, इसको हम, इसके इफेक्ट को हम खत्म कर पाए और कांस्टेंट वेलोसिटी से इसे यूं ही खींचते रहे, सो दैट कि फ्लक्स का चेंज होना जारी रहे और इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट्स इसमें आते रहे। अब हमारा फोर्स लगाना यानी कि हमारा वर्क डन करना। समझे बात को? तो फिर कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए हमको यहाँ पे वर्क डन करना पड़ेगा। अब चलो मान लेते हैं कि हमने वर्क डन करने के लिए थोड़ा सा फोर्स लगाया और थोड़ा और डिस्प्लेसमेंट लिया। लेट्स इमेजिन थोड़ा और वहां पे हमने डिस्प्लेसमेंट लिया, लेकिन हमें यहाँ पे खास यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा फोर्स लगाना एक्चुअली में इस फोर्स के अपोज करने को है। तो वो वर्क डन नेगेटिव सेंस में आ जाएगा। क्लियर भी बच्चों बात? यस। अब आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब फोर्स की इक्वेशन लिख लेते हैं और इस चीज को पूरा कंफर्म कर देते हैं कि क्या वैल्यू डेवलप हुई है। तो ये माइनस जैसे का वैसा, ये हो गया I, ये हो गया B, ये L और ये dx। तो इतना वर्क डन हम एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट को जारी रखने के लिए, कंटिन्यू मेंटेन करने के लिए कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। अब आते हैं बच्चों स्टेप नंबर 3 की तरफ, जो कि हमारी फाइनल और कंक्लूडिंग स्टेप है, जिसकी वजह से या जिसके एंड होने पर हम थ्योरेटिकल प्रूफ दे देंगे E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी का।
स्टेप नंबर 3 में हम ये सोचेंगे कि इस तरीके से अगर हम लगातार काम करते रहे तो हम इसमें करंट मेंटेन कर लेंगे, ठीक, वी विल बी मेंटेनिंग द करंट समहाउ इफ यू जस्ट कंटिन्यू टू डू वर्क। और अगर हम ये करंट यूं ही मेंटेन करते रहे तो इसमें एक इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप हो जाएगी। आपको याद है इलेक्ट्रिकल पावर जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो वो डिफाइन करते हैं करंट इंटू ईएमएफ। करेक्ट है बच्चों बात? ऐसा नो? वी आई याद है, टेंथ में भी पढ़ा था आपने, 11th में भी पढ़ा है ये थोड़ा बहुत। Yes. Yes, sir. आई एम सेइंग दैट कि अगर हम इसी तरीके से लगातार वर्क डन करते रहे तो हम करंट मेंटेन कर लेंगे और ईएमएफ भी मेंटेन कर लेंगे, मतलब उस सर्किट में हम एक पावर डिलीवर कर देंगे। अब इस बात को भी आप रियलाइज करें कि पावर जो होती है वो होता है वर्क डन अपॉन टाइम। तो आई कैन जस्ट राइट आई ई, और इस तरीके से जो वर्क डन हम लिख पाएंगे वो हो जाएगा आई ई डी टी। लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 3। ठीक हो रही है बच्चों बात? Yes. अब जरा 3 और 2 को देखें। इक्वेशन 2 भी वर्क डन को रेफर करता है जबकि इक्वेशन 3 भी वर्क डन को रेफर करता है, तो क्यों ना इन दोनों वर्क डन को कंपेयर किया जाए। ये मैं वर्क डन प्रॉपर्ली W लिख देता हूं, नहीं तो आप ओमेगा का टर्मिनोलॉजी यहां पे मान लेंगे। ये वर्क डन like this. तो comparing equation 2 and 3, let's see what we are going to get. तो हम इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने पे हमको मिला, let me write here 2 and 3 का कंपैरिजन। सो हमें मिलेगा I E dt is equal to minus I B L dx। अब इसमें से I फैक्टर तो यूं ही कैंसिल हो गया। Now the whole equation can be modified for E, now can be written as minus BL dx by dt. This dt I will take on the other side. Now what is dx by dt? V. V. So that will become BLV. Now if I label this as equation number 4, then I'll ask you to switch to equation number 1. In equation number 1, we are claiming BLV is d phi by dt, and in equation number 4, we are claiming BLV is equal to E. Then what is the end result? D E phi is by D. equal to BLV हटा के हम लिख देंगे d phi by dt, and don't forget to mention this minus because that's what the most important part of the equation is. तो ये हमने थ्योरेटिकली पूरा प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो इसके 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 में चुपचाप फ्लक्स निकालो, फ्लक्स निकाल के उसको पुल करो बाहर और ये क्लेम करो कि फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स का चेंज BLV बन गया। स्टेप 2 में पूरा लेंजेस लॉ का एक कॉन्सिक्वेंस अपने दिमाग में लाओ कि आप बाहर खींच रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो रहा है, तो कॉइल में करंट इस अंदाज से फ्लो होगा कि वैसा ही वो मैग्नेटिक फील्ड बना पाए ताकि वो उस रिड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड को कंपेंसेट कर दे, तो करंट चलेगा। जैसे ही करंट चला, करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया। मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर जब रखा जाता है तो उस पर फोर्स आएगा। अब ये एक सरप्राइजिंग बात है कि ये फोर्स इतनी चालाकी से आ रहा है कि ये बराबर कॉइल के बाहर की तरफ होने वाले मोशन को अपोज कर रहा है, तो हमने फोर्स लिखा। लेकिन अगर हम इसी तरीके से कॉइल के मोशन को बाहर कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो हमें भी एक एक्स्ट्रा फोर्स एक्सटर्नल लेवल पे लगाना पड़ेगा ताकि हम इस फोर्स के इफेक्ट को काट सकें और कॉइल का मोशन कंटिन्यू रख सके। तो हमने वर्क डन कर लिया यहाँ पे। अगर हम ये लगातार वर्क डन करते रहे तो हम एक इलेक्ट्रिकल पावर उस कॉइल में डेवलप कर लेंगे। तो पावर की इक्वेशन बना दी, वर्क डन की इक्वेशन बना दी, फिर दोनों को कंपेयर किया एंड एट द एंड you reach to a point of E is equal to minus d phi by dt. ये है आपका theoretical proof. Getting it right? Yes, sir. अब इस पूरे डिस्कशन में ना, ये तो ठीक है, ये आप मॉड्यूल में जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है उसमें आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। आंसर के हिसाब से मैंने सारी बातें लिखी हैं, जैसे कि इसके एक्सप्लेनेशंस वगैरह दिए हैं। तो जो चीजें मैं यहाँ ओरली बता रहा हूँ वहां पे आपको रिटर्न मिल जाएंगे, तो आप उसको याद कर लेना, जस्ट टू राइट द आंसर इन द बोर्ड्स एग्जामिनेशन। लेकिन आप एक चीज यहाँ पे महसूस करो, एक चीज आप यहाँ पे देखो कि इस पूरे प्रोसेस में हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए एक बड़ी जबरदस्त इक्वेशन बना ली। देखो E इज इक्वल टू
BLV। ये माइनस थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, चलो ठीक है, माइनस तो लेंजेस लॉ का कॉन्सिक्वेंस है। तो हम इंड्यूस्ड ईएमएफ को एक बड़े जबरदस्त तरीके से यहां पे हम लिख पा रहे हैं। इसे हम कहते हैं बच्चों मोशनल ईएमएफ। क्या कहते हैं? Emotionally. मोशनल ईएमएफ, यानी कि एक ऐसा ईएमएफ जिसका इंडक्शन हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुआ है, लेकिन मोशन की वजह से, मूवमेंट्स की वजह से। अब तक देखो हम क्या कर रहे थे, कॉइल के नजदीक मैग्नेट लेके जा रहे थे, कॉइल के नजदीक कॉइल रख रहे थे, कॉइल के बाजू में करंट कैरिंग वायर रख रहे थे, मतलब हर वो तरीका हम लोग देख रहे थे, या इवन हम कॉइल को रोटेट करा रहे थे। लेकिन ये एक बड़ा अजीब सा तरीका हमारे सामने आ गया जहां पे हम कोई रोटेशन वगैरह नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट कॉइल वगैरह को कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सीधे सीधे मोशन करा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट्स दे रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड्स में हमारे होने वाले मूवमेंट्स की वजह से ईएमएफ का इंडक्शन हो रहा है ना। सो हमारे लिए ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट बन के सामने आता है। तो हम इसे एक नया नाम दे देते हैं, हम इसे कहते हैं मोशनल ईएमएफ। ये बेसिकली वही इंड्यूस्ड ईएमएफ है जो फैराडेज लॉ की रेफरेंस और लेंजेस लॉ के कॉन्सिक्वेंस के साथ कंसिडर किया जाएगा। ठीक हो रही है बात? Yes. अब इसको समझने के लिए कि कितना ईएमएफ कहां कैसे आता है, मैं एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन आपको देने जा रहा हूं। थोड़ा सा अलग लगेगा आपको, बिकॉज बुक्स में इस तरीके से नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं इस सब्जेक्ट को इसी तरीके से कंसिडर करना चाहता हूं जहां हम ज्यादा लॉजिकली काम करें बजाय इसके कि बहुत सारी चीजों को याद रखें। सपोज हमारे पास इस तरीके का एक अरेंजमेंट है जिसमें कोई कॉइल तो नहीं है लेकिन एक रॉड है, ठीक है, जस्ट एक रॉड, कोई कॉइल नहीं है। अब इस रॉड को हमने मूव करा दिया। ध्यान से देखिए, रॉड की लेंथ को ये वेलोसिटी परपेंडिकुलरली है, ठीक है, द वेलोसिटी विच वी आर कंसिडरिंग is perpendicular to the length of rod. This is a very important condition to remember. इसे ख्याल रखें कि जिस तरीके से आपने रॉड को मूव करना है, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो रॉड की लेंथ को परपेंडिकुलर लिया जाएगा। यकीन माने इस सिचुएशन में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड तो मैंने यहां अंदर बना दिया है। इस सिचुएशन में ईएमएफ इंड्यूस होगा बच्चों, और उस ईएमएफ को अगर हम इन अ वेरी करेक्ट वे लिखना चाहें तो हम वही अपना पुराना तरीका यहां पे यूज करेंगे, BLV, दैट्स इट। B मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, L लेंथ ऑफ रॉड हो जाएगा, और V वेलोसिटी हो जाएगी। अब इसे जज कैसे करें, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास कई सारी ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं जिसमें मोशन तो हो रहा होगा लेकिन ईएमएफ नहीं आएगा। ऐसी सिचुएशन हो सकती है हमारे पास। इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कई बार एक मैथमेटिकल इक्वेशन का भी हेल्प लेते हैं कि इसी ईएमएफ को हम जरूरत पड़ने पर ऐसे लिखते हैं, V क्रॉस B, और फिर इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं लेंथ एज अ वेक्टर के साथ। तो ये सब कुछ बराबर बैठना चाहिए, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट भी है, डॉट प्रोडक्ट भी है। अब ये काफी टफ हो जाता है। अब देखो, क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपस में पैरेलल हो गए ना, V और B अगर आपस में पैरेलल हो गए तो ईएमएफ जीरो हो जाएगा। समझे बात को? अगर मैं V और B आपस में पैरेलल कर दूं तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है ना, आप जानते हो। क्रॉस प्रोडक्ट तो साइन थीटा से चलता है। तो V और B का एंगल अगर जीरो हो जाता है, आपस में दोनों पैरेलल हो गए या 180 डिग्री पर आ गए, तो ये जीरो हो गया, तो ईएमएफ भी जीरो हो गया। फिर उसके बाद V क्रॉस B का जो वेक्टर बनेगा, V क्रॉस B क्रॉस प्रोडक्ट का भी एक वेक्टर बनता है, आप समझो बात को। अगर वो लेंथ के साथ परपेंडिकुलर हो गया, हाँ, तब भी जीरो होगा। सो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड मामला अपीयर होता है फिर। तो इसमें करें क्या? तो इसमें सबसे पहले तो मैं ये सजेस्ट करता हूं कि आपने सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है कि वेलोसिटी लेंथ को परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये पहला पॉइंट आपने याद रखना है। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। वेलोसिटी हमेशा आपने क्या करनी है, लेंथ को परपेंडिकुलर। हाँ, अगर मान लो वेलोसिटी लेंथ को परपेंडिकुलर नहीं है तो कंपोनेंट बना के परपेंडिकुलर करेंगे। ये दिमाग में बिठाएं। ठीक हो रही है बात? उसके बाद आप ऐसे सोचेंगे बेटा कि अगर हम इस रॉड को आगे खींचने लगे
तो क्या ये रॉड अपने पीछे एक ऐसा एरिया छोड़ता जा रहा है? ऐसे दिमाग में एक इमेजिनेशन करना है कि इस रॉड के लेंथ को हमने कलर लगा दिया, जस्ट इमेजिन करें, और फिर पेपर पर पकड़ के खींच रहे हैं ऐसे, तो क्या वो अपने पीछे एक एरिया छोड़ता जाएगा? यस हमने ये इमेजिन करना है कि जो एरिया ये रॉड अपने पीछे छोड़ रहा है, क्या वो फील्ड से कटता है क्या? यहां कट रहा है फील्ड से, वो फील्ड अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहां अंदर है कि नहीं? तो रॉड के मोशन के बाद रॉड के पीछे एक एरिया छूट रहा है। ये सबको समझ आया, रॉड के पीछे एरिया छूटना? इमेजिन करें कि रॉड की लेंथ को आपने कलर लगा दिया, पेपर पे रखा, यूं घसा, यूं आपने आगे खींचा, जैसे बोर्ड पर एक चौक रख के हम आगे खींचे तो पीछे एक एरिया छूटेगा। यस सबको समझ आ गई बात? ये वॉइस, यस सर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैं आपको फॉर्मूले बेसिस पे नहीं समझा रहा हूँ, लॉजिकल समझा रहा हूँ, जल्दी और इजी दिमाग में बैठेगा ये। फॉर्मूले से काम करेंगे तो गलती होने के चांसेस है। एक बार ये लॉजिक हमारे दिमाग में बैठा तो फिर फॉर्मूला हमको जल्दी समझ में आएगा। तो मैंने सबसे पहले तो आपको ये कहा कि हमें वेलोसिटी और लेंथ ऑफ रॉड कैसी करनी है? परपेंडिकुलर। अगर वेलोसिटी और लेंथ ऑफ रॉड परपेंडिकुलर नहीं है, मान लो रॉड ऐसे सीधी रखी लेकिन ऐसी टेढ़ी खींची मैंने, रॉड को ऐसे टेढ़े खींच दिया, तो रॉड ऐसे यूं ऊपर जा रही है, तो हम कौन सी वेलोसिटी का इस्तेमाल करेंगे? हम वेलोसिटी के उस कंपोनेंट का इस्तेमाल करेंगे जो लेंथ के साथ परपेंडिकुलर है। ठीक हो गई बात? यस दूसरा, हम ऐसे सोचेंगे कि अगर रॉड हम यूं आगे खींच रहे हैं, रॉड की वेलोसिटी की वजह से रॉड आगे जा रहा है, तो इमेजिन करेंगे कि रॉड अपने पीछे एक एरिया छोड़ रहा है, एक एरिया बना रहा है। ठीक हो गई बात यहां तक? जल्दी रिस्पॉन्स करें प्लीज। यस फिर उसके बाद ये देखना है कि जो रॉड के पीछे एरिया छूट रहा है, क्या फील्ड उस एरिया के अंदर घुस रहा है क्या? क्या फील्ड उस एरिया को काट रहा है क्या? क्या फील्ड के लाइंस उस एरिया के अंदर से जा रहे हैं क्या? क्योंकि एरिया के अंदर से लाइन जाएंगे तभी फ्लक्स बनेगा। तो इस जगह पर आप ये देखेंगे कि ये रॉड आगे गया, इसके पीछे यूं एरिया छूटा, और ये फील्ड के लाइंस उस एरिया को काट रहे हैं, अंदर घुस रहे हैं। यस तो डेफिनेटली ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा, ईएमएफ बनेगा। तो मोटा मोटा हिसाब किताब आपने ये याद रखना है कि वेलोसिटी जो हम यहां लिखेंगे v, वो इस लेंथ को हमेशा कैसी लेनी है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। दूसरी बात आपने ये देखनी है कि रॉड के मोशन की वजह से उसके पीछे एरिया बन रहा है क्या? अगर बन रहा है तो कैसा बन रहा है, उसका एक इमेजिनेशन दिमाग में बनाना है। फिर तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखना है कि फील्ड के लाइंस क्या उस एरिया के अंदर पेनिट्रेट करते हैं या उस एरिया में से बाहर आते हैं, यानी कि उस एरिया को काटते हैं क्या? चाहे अंदर जाए चाहे बाहर आए। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी अंदर गए तो चलेगा, लेकिन कट कट जरूर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ईएमएफ का इंडक्शन होगा और हम यही फॉर्मूला लिखेंगे, BLV, दैट्स इट। अब मैं यहां पे एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो कि हमने इसी तरीके का अरेंजमेंट बनाया, गौर से सुनना, जैसे यहां पे गिवन है, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, लाइक दिस। अब हमारे पास एक रॉड है जो कि बिल्कुल सीधी रखी गई है, रॉड का लेंथ है L, लेकिन इस बार हमने इस रॉड को वेलोसिटी यूं दे दी, ऐसी वेलोसिटी दे दी। वी स्टार्टेड पुलिंग विद अ सर्टेन एंगल, एक एंगल से खींचा हमने उसको, सच दैट के रॉड की लेंथ के साथ उसकी वेलोसिटी वेक्टर का एंगल थीटा बन रहा है। तो क्या होगा? सबसे पहले इस v के कंपोनेंट बनाएंगे, एक इधर एक नीचे। ये वाला कंपोनेंट मैं समझ सकता हूं, हम बहुत जल्दी गेस कर पाएंगे, साइन थीटा, और ये वाला कॉस थीटा।
हमारे काम का कौन सा होगा? साइन थीटा। साइन थीटा। अब बाकी सब छोड़ देना, ऐसे सोचना कि इस रॉड को v साइन थीटा से आगे खींचा, तो क्या ये अपने पीछे एरिया छोड़ने लग गया? यस। क्या हमारे फील्ड के लाइंस उस एरिया में से कट रहे हैं? यस। ईएमएफ आ गया। बताओ क्या लिखें? BLV साइन थीटा। BLV साइन थीटा। दैट्स इट, दैट्स इट। गेटिंग इट राइट? इन बातों पे गौर करना है आपने, और इसमें मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको लूंगा। जैसे इस पॉइंट पे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप। रॉड है 1 मीटर का, ये पूरा 1 मीटर का रॉड है, 60 डिग्री इंक्लिनेशन है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रेंथ है 0.5 टेस्ला, रॉड की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, परपेंडिकुलर टू द फील्ड, देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज, इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसा होगा? अब क्या, तो बेसिकली आपने ये सोचना है कि रॉड को खींचा कैसे है, बाहर, बाहर खींचा है रॉड को, पेपर पर से आप उठा रहे हो उसको ऐसे, समझो बेटा बात को, आप उसको पेपर पर से उठा रहे हो यूं, पेपर पर अपना पेन हल्का सा टेढ़ा रखो, ऐसा ऐसा उठा रहे हो आप उसको, फील्ड के लाइंस आपकी बुक पर लिखे हुए रूलिंग्स, बुक के जो लाइंस हैं वो फील्ड के लाइंस हैं, इमेजिन करो, पेपर पर अपना पेन रखो, पेन को सीधा मत रखना, थोड़ा टेढ़ा रखना, 60 डिग्री एंगल बन गया सबका। अब ये क्या बोल रहा है? इफ रॉड इज मूव्ड विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड परपेंडिकुलर टू द फील्ड, फील्ड को परपेंडिकुलर कैसे? मतलब हम इसको ऐसे बाहर उठाएंगे, बाहर ऊपर उठाएंगे, तो वेलोसिटी आपकी पेपर के ऊपर वर्टिकल है ऐसी, फील्ड के लाइंस पेपर के रूलिंग्स हॉरिजॉन्टल, तो बाहर उठाया आपने, करेक्ट है? सबको समझ आई बात? इमेजिनेशन करना है बच्चों अच्छे से, नहीं तो नहीं आएगा, गलत हो जाएगा सब कुछ। पेन तुमने ऊपर उठाया तो क्या पेन के पीछे, पीछे नीचे की तरफ एरिया छूटने लग गया? यस। सही है? अब वो एरिया जरा सा तिरछा बनेगा, यूं यूं तिरछा बनेगा, तो अब इस फॉर्मूले पे आप आओ, तो लेंथ तो वैसे भी इनके साथ परपेंडिकुलर आ रही है, नो इश्यूज है, लेकिन वी और बी में, सॉरी वी और बी ये परपेंडिकुलर आ रहा है, लेकिन लेंथ, जो लेंथ है ना, लेंथ, ये लेंथ, ये तो 60 डिग्री का एंगल बना रही है। एरिया ऐसा सीधा उठा कि ऐसा तिरछा उठा? आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो, पेपर पर पेन रखो, हाथ हटा लो, पेन टेढ़ा रखो, किया सबने ये? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करें, वी आर जस्ट रनिंग वेरी लेट, ऐसे चलेंगे तो बहुत देर लगेगी। ये काम सबने किया? पेन को सीधा मत रखना। अब जो बुक की आपके लाइंस है ना, नोटबुक के लाइंस, वो बी हैं, ठीक हो गई बात? पेन जो रखा आपने वो रॉड है। अब आप रॉड को क्या करेंगे? आगे खींचेंगे, पीछे खींचेंगे, ऊपर खींचेंगे, नीचे खींचेंगे, या पेपर से ऊपर उठाएंगे? आप उसको पेपर से ऊपर उठाएंगे, बिकॉज यहां ऐसे बोला गया है, इफ द रॉड इज मूव्ड विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड परपेंडिकुलर टू द फील्ड, तो बुक के लाइंस और वेलोसिटी ऊपर है, यूं परपेंडिकुलर हुए नहीं हुए? यस सर। तो अब जरा इस फॉर्मूले पे आओ, V और B, V क्रॉस B तो 90 डिग्री पे हो गया, यस। तो ये तो V भी हो गया, चलो साइन 90 तो 1 हो जाएगा, बचा लेंथ, बची लेंथ ना ये,
अब V क्रॉस B करो, V क्रॉस B, सोचो बेटा, V क्रॉस B। इफ आई शो यू V क्रॉस B का वेक्टर इधर जाएगा, V क्रॉस B का वेक्टर ऐसे जाएगा। यस सर, करेक्ट। सबने आंसर करना है ये, हाँ सर। एवरीवन। V ऐसा है पेपर पर तुम्हारे, ओके समझा। चलो, तो लेंथ के साथ कितना एंगल बन रहा है इसका? 30. 30, वेरी गुड। लेंथ के साथ 30 बन गया। आ जाओ फिर, V B L cos 30, क्योंकि ये तो V भी हो गया, यहाँ डॉट है, डॉट के लिए आगे cos करना पड़ेगा। Yes. चलो कैलकुलेशन पूरा करो। वेलोसिटी 10, B 0.5, लेंथ 1, cos 30 √3/2। करेक्ट हो रही है बात? टेन हाफ 1.732 डिवाइडेड बाई 2, ये 0.5 भी तो हाफ ही होता है। 17.3 डिवाइडेड बाई 4, बताओ आंसर। 4.3। सो वी विल गेटिंग एन आंसर ऑफ 4.3 वोल्ट। अब देखा आपने ये कितना कॉम्प्लिकेटेड था, समझ रहे हैं बात? अब इसमें ना ये सब बातें आपने अच्छे से दिमाग में बिठानी है, सारी बातें, ये फॉर्मूले को भी जहन में रखना है। लेकिन इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आप रॉड को खींचें या आगे चलाएं या पीछे चलाएं या ऊपर लें नीचे लें, जो भी है, इमेजिन करना है कि उसका एक एरिया बन रहा है और वो एरिया मैग्नेटिक फील्ड को कट करना चाहिए या मैग्नेटिक फील्ड उस एरिया को काटना चाहिए, ठीक है? और हमेशा लेंथ और वेलोसिटी आपस में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर करें, नहीं हुआ तो कंपोनेंट बना के परपेंडिकुलर करें। बात आ रही है बेटा समझ में? अब जैसे मैं तुम्हारे सामने यहां पे 2-3 एग्जांपल रखता हूं, इन दोनों तीनों एग्जांपल में आप देखें बड़े इंटरेस्टिंग से रिजल्ट मिलेंगे आपको, बड़े अजीब से लगेंगे आपको। देखिए ये पहली सिचुएशन, ये रॉड है, ये लेंथ है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। गुड न्यूज तो ये है कि लेंथ के साथ वेलोसिटी का परपेंडिकुलर आ गया, एरिया छूटने लग गया, Yes. पीछे एरिया छूटेगा, यस और नो? Yes. अब ध्यान से देखें, जिस तरीके से एरिया ये छूट रहा है मैग्नेटिक फील्ड उसको कट नहीं कर पा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की लाइन तो यूं चल रही है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड उसको कट नहीं करेगा, काटेगा नहीं, तो फ्लक्स नहीं बनेगा, फ्लक्स नहीं बनेगा तो ईएमएफ नहीं आएगा। मतलब इस सिचुएशन में इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा? 0, है ना? यस। अब फॉर्मूले पे आते हैं, V क्रॉस B डॉट L। V क्रॉस B तो होगा ही नहीं, V और B तो पैरेलल है, यही निपट गया, इधर 0 हो गया, बात खत्म। ठीक है बच्चों? Yes. यस सर। लेकिन मैं आपको दोनों तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एरिया कटने के रेफरेंस भी आपके दिमाग में बैठना चाहिए, वो लॉजिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाद में तुम उसको फॉर्मूले पे अप्लाई कर लो, नो इश्यूज, लेकिन पहले ये भी सोचो कि एरिया कैसे कट रहा है। जब तक एरिया और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को नहीं काटेंगे ना, तब तक ईएमएफ आने का सवाल ही नहीं पैदा होता, ये दिमाग में बिठाओ आप। अच्छा अब इधर आते हैं, इस पे ना बेटा रॉड हमने कुछ इस ऐसे तरीके से खींची है कि एरिया ही नहीं बनेगा। जैसे तुम्हारा पेन जो है ना यूं सीधा खींच रहे हो, तो अपने नीचे वो लाइन छोड़ेगा, एरिया थोड़ी छोड़ेगा।
समझो बात को, ये अपने नीचे क्या छोड़ रहा है, एरिया छोड़ रहा है या लाइन छोड़ रहा है ऐसी, Line. बताएं बेटा जल्दी से। Line. वो अपने Line. नीचे लाइन छोड़ रहा है, लाइन, एरिया नहीं छोड़ रहा है वो। तो अगर वो अपने नीचे लाइन छोड़ रहा है तो एरिया ही नहीं बना, अब एरिया नहीं बना तो काहे का ईएमएफ, ईएमएफ का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब इस चीज को फॉर्मूले से भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। देखो यहां पे V ऐसा है, ये V और ये B अंदर की तरफ, अगर तुम V क्रॉस B करोगे ना तो V क्रॉस B बेटा इधर जाएगा, समझो बात को। राइट हैंड थंब रूल से कर रहा हूं बेटा मैं, ये V क्रॉस B, B अंदर है ना, V क्रॉस B करूंगा तो V क्रॉस B इधर जा रहा है, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. तो वो लेंथ के ऊपर कैसा आ रहा है ये वेक्टर, Perpendicular. तो ये V क्रॉस B जो है ये लेंथ के साथ परपेंडिकुलर आ रहा है, मतलब इन दोनों चीजों में एंगल कितना बना, 90. हाँ, और यहाँ तो डॉट प्रोडक्ट है, cos 90 तो जीरो हो जाएगा। मतलब इस सिचुएशन में भी ईएमएफ कितना होगा, जीरो। लेकिन बिना इस फॉर्मूले तक पहुंचे मैं डायरेक्ट भी बोल पा रहा था, क्योंकि मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं इस रॉड को ऐसे सीधा खींचूंगा तो ये अपने पीछे एरिया छोड़ ही नहीं पाएगा, ये अपने पीछे बस लाइन छोड़ेगा, लाइन। और एरिया अगर नहीं बन रहा है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड उसको काटने का सवाल ही नहीं पैदा होता। समझे बात को। Yes, sir. अब यहां देखो, ये V और लेंथ परपेंडिकुलर आ गए, चलो गुड न्यूज है, ये भी अच्छी बात है, वेरी गुड अरेंजमेंट। क्या ये अपने पीछे एरिया छोड़ रहा है, ये ऐसा एरिया अपने पीछे छोड़ेगा रॉड जिस हिसाब से Yes. तुमने खींची है। लेकिन फील्ड देखो ना बेटा, फील्ड तो ऐसा है, क्या फील्ड के लाइन से इस एरिया को काट पाएंगे, नहीं, वो तो साइड से जा रहे हैं, ऐसे साइड से जा रहे हैं, पूरे अंदर नहीं घुस रहे हैं, अंदर घुसना चाहिए, पेनिट्रेशन चाहिए, काट पा रहे हैं इसको ये। No. तो इस सिचुएशन में भी हमारा सीधा सीधा क्लेम क्या होगा, ईएमएफ जीरो। अब मैथमेटिकली भी मैं प्रूव कर सकता हूं, कैसे, बेटा ध्यान से देखो, ये V है, ये B है, V क्रॉस B करो, V क्रॉस B तो कहां आएंगे आप, बाहर की तरफ आएंगे, V क्रॉस B बाहर की तरफ आएगा, राइट हैंड थंब रूल। सोचो बेटा, अरे बेटा राइट हैंड थंब रूल, V क्रॉस B, रिस्पॉन्स करो यार जल्दी से, कितना टाइम लगाते हो। Yes, sir. अब बाहर की तरफ आने वाला वेक्टर इस रॉड की लेंथ पर अगर बाहर है, ऐसा ये रॉड की लेंथ पर बाहर है वेक्टर, तो रॉड की लेंथ के साथ कैसा है वो, Perpendicular. परपेंडिकुलर है, मतलब V क्रॉस B और ये L आपस में परपेंडिकुलर है और इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट चल रहा है, तो cos 90 जीरो हो जाएगा, तो ईएमएफ भी जीरो होगा। ठीक हो रही है बात। Yes. तो आप इसको मैथमेटिकली भी करो, नहीं ऐसा नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन डायरेक्ट मैथ्स में जाओगे तो थोड़ा सा पजल होने का चांस है, इसलिए मैं पहले एरिया के प्रोस्पेक्टिव से तुमको समझा रहा हूं। एरिया कटता है कि नहीं कटता है ये चेक करना आपने अच्छे से। एरिया कटने लगा तो विन विन सिचुएशन हो गई, समझो। फिर खाली इतना देखना है एरिया कटने के बाद कि क्या हम लेंथ और वेलोसिटी को परपेंडिकुलर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं तो बस फॉर्मूला हमारा आ गया, EVL BLV साइन थीटा या कॉस थीटा, जो भी एंगल वहां पे बन रहा होगा उस हिसाब से जाना है। ये रूल याद रखें कि आपने वेलोसिटी हमेशा लेंथ को परपेंडिकुलर लेनी है, अगर नहीं है तो करके लेनी है, उसका कंपोनेंट बना के करके लेनी है, फिर बाद में एरिया कटता है नहीं कटता है अकॉर्डिंगली, और फिर एट द एंड आप इस फॉर्मूले पे काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें बड़े इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन आते हैं। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है, हम सब जानते हैं ना, 11th में पढ़ा हमने अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, पूरे डिस्क्रिप्शन उसके निकाले, नॉर्थ साउथ चलता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट है ना। बड़े ध्यान से सुनना बेटा, तो ये अर्थ अपन ऐसे निकाले, और इससे कई क्वेश्चंस अपने सीईटी के एग्जाम में बहुत बार आए हैं क्वेश्चंस इसके। तो ये नॉर्थ और ये साउथ पोल है, तो अर्थ के मैग्नेटिक के फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे चलते हैं ना, जानते हो नहीं जानते हो बेटा, Yes, sir. ये यूं जानते हैं. रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं, ये सरफेस पे भी ऐसे ऐसे चलेंगे लाइक दिस।
तो मान लो कि मैं कहीं एक अर्थ का रीजन बना रहा हूं, ये अर्थ का एक सरफेस, ये कहीं का एक रीजन मैंने बना दिया। अब अर्थ के ऊपर ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यूं आ रही होंगी, बराबर है, ऐसे ऐसे ट्रैवल करके जा रही होंगी, करेक्ट है? सही है बेटा? हाँ ना, जल्दी जल्दी बोलो यार, नहीं तो मुझे 11 बजे तक लेक्चर लेना पड़ेगा। अब तुम मैं कहीं यहां खड़े होके देख रहे हैं सब कुछ, ये हम यहां खड़े होके देख रहे हैं, तो एक्चुअल में ये लाइन हमारे सिर के ऊपर से ऐसी जा रही होगी ना, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। Yes. तो होता क्या है कि किसी भी एक जगह पर हम इस लाइन को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, ये ऐसा बी स्प्लिट कर लेते हैं दो कंपोनेंट में, एक ऐसा और एक ऐसा, करेक्ट है बच्चों? इसमें ये जो कंपोनेंट कहलाता है ना, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये जो कंपोनेंट है इसको हम कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। तो हमारे सिर के ऊपर ये सब ऐसे चल रहा है। अब जरा वर्टिकल कंपोनेंट को ध्यान से देखो, क्या वो अर्थ के सरफेस पर परपेंडिकुलर है ऐसा? Yes. है ना? तो अगर मैं चाहूं यहाँ पे सारे वर्टिकल कंपोनेंट निकालना, तो ये मैं वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे निकाल सकता हूं जैसे ये पेड़ खड़े हैं, दरख्त अर्थ के सरफेस के ऊपर, ये सारे के सारे कौन से कंपोनेंट हैं? ये वर्टिकल है। और अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे निकालना चाहें, तो ये सारे के सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गए जो अर्थ के सरफेस पर कैसे आएंगे? पैरेलल आएंगे। बात समझिए आपको? यस और नो? फिर हम यहाँ एंगल ऑफ डिप वगैरह पे जाते हैं, बट अब मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। सिर्फ मुझे ये आपको बताना है कि ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का रेफरेंस ऐसे बनता है। क्लियर हुई बात? Yes, sir. Yes, sir. अब हमारे पास कुछ केसेस है, मान लो कुछ केसेस हैं। अगर आपने ये बात अच्छे से समझी ना, तो आप बिना टाइम लगाए इस चीज को आंसर कर सकते हो, बिना टाइम लगाए। अब हमारे पास एक ऐसा केस है कि एक हॉरिजॉन्टल रॉड है और हमने उसको हॉरिजॉन्टली चलाना है। ख्याल रहे कि ये जो कंपोनेंट्स मैं बना रहा हूं, ये ग्रीन वाले ये सारे के सारे हॉरिजॉन्टल हैं, और ये रेड वाले जो मैं बना रहा हूं सारे के सारे ये वर्टिकल है। ठीक है? अब इमेजिन करो बेटा, हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल रॉड है। हॉरिजॉन्टल रॉड का इमेजिनेशन आपने ऐसे करना है जैसे जमीन पे पड़ी हुई रॉड है, जमीन पे रखी हुई रॉड है। अब तुम ऐसे उसको अपने हाथ में पकड़ो, यूं हॉरिजॉन्टल चलाओ, हॉरिजॉन्टल रॉड मूविंग हॉरिजॉन्टल। देखो मैं थोड़ा सा वीडियो रुका के आपको दिखाता हूं, यहाँ पे शेयरिंग रुका के। ये हॉरिजॉन्टल रॉड है, ये हॉरिजॉन्टल चला रहा हूं, कहीं भी चलाओ, आगे पीछे, ठीक है ना? ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे चलाओ, या ऐसे भी हॉरिजॉन्टल रॉड रखी हुई है तो ऐसे चलाओ, कोई प्रॉब्लम, लेकिन ऐसे नहीं चलाना, ऐसे नहीं चलाना। ऐसे, या तो ऐसे मूव कराओ या फिर ऐसे मूव कराओ। तो चलो मैंने ये रॉड क्या की, ऐसे मूव कराई, तो ये अपने पीछे एरिया छोड़ेगा। Yes. ये कौन से कंपोनेंट है? Vertical. तो एरिया कौन से कंपोनेंट को काट रहा है? Vertical. हॉरिजॉन्टल तो ऐसे है, क्या एरिया हॉरिजॉन्टल को काट पाएगा? नहीं. नहीं। तो वर्टिकल फील्ड कट रहा है, ईएमएफ आएगा। बात को समझें, आएगा नहीं आएगा ईएमएफ? Yes, sir. Yes. ईएमएफ। तो क्या फॉर्मूला लिखना चाहिए मुझे ईएमएफ का? BVL. बीवीएलवी, वर्टिकल फील्ड के थ्रू ये ईएमएफ आएगा। समझे बात को? अब सोचो कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल रॉड है, खास कंडीशन दिमाग में लाओ, लेकिन ईस्ट वेस्ट रखा हुआ है और उसको वर्टिकली चला रहे हैं। अब ये हमारे लिए ना, यहाँ पे जिस तरीके का मैंने अरेंजमेंट किया है, ये मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे जाते हुए दिखा रहा हूं, तो हमारे लिए नॉर्थ, ये साउथ, ऐसा, ये नॉर्थ साउथ समझ में आया? ठीक है? Yes. और ईस्ट वेस्ट उधर उधर, ये नॉर्थ मान लेते हैं, ये साउथ मान लेते हैं, ये ईस्ट मान लेते हैं, और ये वेस्ट मान लेते हैं। ठीक है? ज्योग्राफिकली करेक्ट नहीं है, बट जस्ट ऐसे। तो अब रॉड कैसी है हमारे पास? हॉरिजॉन्टल, मतलब जमीन पे पड़ी हुई रॉड है। कैसी रखी है? ईस्ट वेस्ट में रखी है।
और चला कैसे रहे, ऐसा ऊपर ऊपर खींच रहे हैं। तो ईस्ट वेस्ट में रखी हुई रॉड, ये देखो जैसे मैंने पेन पकड़ा एग्जैक्टली वैसे ईस्ट वेस्ट में रखी हुई रॉड ऊपर खींच रहे हैं, तो ये हाथ जैसे मैंने रखा है वैसा एरिया छोड़ेगा अपने पीछे, यस। तो कौन सी फील्ड को काटेगा ये, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल फील्ड को काटेगा, शाबाश। ईएमएफ आएगा क्योंकि फील्ड कटा। और तुम ध्यान लगाओ तो इस बार BHLV लिखना पड़ेगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। Yes, sir. ओके, दीज केसेस आर वेरी वेरी क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये बड़े लॉजिकल हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने वापस से फिर रॉड रखी, इस बार तो मैंने आंसर ही दे दिया यहाँ पे 0, लेकिन आप जज करेंगे 0 क्यों है। हॉरिजॉन्टल रॉड रखी है, लेकिन रॉड रखी कैसे है, नॉर्थ साउथ, मतलब ऐसे रखी है। ये रॉड यूं रखी, यूं ऐसे रखी है रॉड। अब इसको कहां खींचा मैंने, ऊपर खींचा, तो एरिया तो इसके नीचे छूटेगा नो डाउट, लेकिन ये एरिया किसी को नहीं काटेगा। ये एरिया मैग्नेटिक फील्ड तो इसको पैरेलल चल रहा है। बेटा ध्यान से देख, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसा चल रहा है, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा चल रहा है। इस एरिया में से कोई मैग्नेटिक फील्ड कट, बात समझे। लेकिन वही अगर मैंने ये वाली रॉड ऐसी रखी थी ईस्ट वेस्ट, अब अगर मैंने इसको ऊपर खींचा यूं, तो इसके नीचे छूटने वाला एरिया ऐसा होगा, तो इसमें से ये हॉरिजॉन्टल फील्ड कटेगा। यस। लेकिन वही रॉड अगर मैं नॉर्थ साउथ रखता हूं और ऊपर खींचता हूं, तो फील्ड इस छूटने वाले एरिया को पैरेलल आ रहा है, उसके अंदर नहीं घुस रहा है, उसके अंदर कहीं भी नहीं काट रहा है उसको। नो कटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ईएमएफ क्या हो गया, 0। 0। आई होप आप समझ पा रहे हैं। यस। Yes, sir. अच्छा, अब हमने रॉड कैसी रखी, वर्टिकल। इसको आंसर करें आप, ठीक से आंसर करें। वर्टिकल रॉड रखी, मतलब ये रॉड मैं ब्लू से दिखा देता हूं, ये सब हटा दें थोड़ी देर के लिए। ये रॉड मैंने रखी वर्टिकल यूं, ऐसी, ठीक है, एंड मूविंग अलोंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, मतलब ईस्ट और वेस्ट में चलाऊंगा, तो एरिया छूटेगा। वो एरिया कौन से फील्ड को काटेगा, हॉरिजॉन्टल। इधर लेके जाना है, इधर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में कहीं भी लेके जाए, ऐसे लेके जाए, तो वो किसको काटेगा, कौन से मैग्नेटिक फील्ड से एरिया छूटने वाली एरिया को काटेंगे, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, शाबाश। यहाँ इमेजिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने एक परसेप्शन दिमाग में, एक पिक्चर बना लेना है कि हम ऐसे जा रहे हैं, रॉड के पीछे एक एरिया ट्रेस होता जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर से घुस रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड काट रहा है वहां पे, तो फिर ईएमएफ आएगा नहीं आएगा, आएगा। आएगा। क्या फॉर्मूला लिखे, BHL। यस, BHLV लिखना पड़ेगा। अब इसका लास्ट केस देखें, आए, जस्ट टेक द लास्ट केस ऑफ इट, देन विल स्टॉप फॉर दिस। एक वर्टिकल रॉड है, and this rod is supposed to be, just a second, wait a second, माउस काम नहीं कर रहा है मेरा अचानक से। हम्म just wait a second, just one case is remaining. सेल डाउन हो गया उसका अचानक से। नो, अच्छा मैं आपको जनरल केस बता देता हूं फिर भी कि क्या है। वर्टिकल रॉड मूविंग अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, वर्टिकल रॉड बट मूविंग अलोंग ईस्ट वेस्ट की बजाय क्या लेना है, नॉर्थ साउथ। नॉर्थ साउथ।
मतलब यही रॉड है, ये जो यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं ना, यही रॉड है, ये वाला ही रॉड है, लेकिन अब ये ऐसे चलेगा। तो अपने पीछे एरिया तो छोड़ेगा भाई, ठीक है, ऐसा एरिया छोड़ रहा है, लेकिन ये एरिया काट किसको रहा है? किसको भी किसी को नहीं काटेगा। आप देखो ना, इसमें तो ये हॉरिजॉन्टल फील्ड ऐसे जाएगा, वर्टिकल फील्ड ऐसा जाएगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर से नहीं कटता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो ईएमएफ एक्सपेक्टेड है वो क्या होगा? जीरो। जीरो हो जाएगा। सो दैट इज हाउ वी ट्राई टू कंसिडर द सिचुएशन। आगे बच्चों बात समझ में आपको? यस सर। ओके, सो आई थिंक हम यहाँ पे रुक जाते हैं। लेट मी जस्ट डू दैट ऑल पार्ट। क्लोजिंग कैसे करें अब समझ नहीं आ रहा मुझे भी। एनी हाउ, इससे पहले कि हम रुके, ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई? जस्ट गिव मी अ कंफर्मेशन कॉल। यस सर। यस, एंड मैं चाहता हूं कि आपको अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप लेक्चर दोबारा देखें। मैंने बहुत इत्मीनान से सारी बातें आपको बताई और मैं बहुत स्लो चल रहा हूं क्योंकि ये चीजें कॉम्प्लिकेटेड है। मैं समझता हूं इस बात को समझने में काफी दिक्कत होती है बच्चों को, बट एक बार हमारे दिमाग में आ गया कि करना क्या है, तो उसके बाद फिर आप इजीली इन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है।